अच्छा निका, आप बताएं चाइना से इंडिया को क्यों इतना प्यार है, और चाइना पाकिस्तान की जो दोस्ती है, सी पैक है, इससे इतना इंडिया प्यार क्यों करता है? और ये खुद क्यों नहीं बताते जो ये गोद में बैठे हुए अमेरिका की, हमारे तो बड़ा याद आ रहा है हम चाइना की तरफ चले गए, तो खुद जो मोदी सरकार जो जाके बैठ रही है अमेरिका की गोद में, होस्टन में जलसे कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं और होस्टन में जाकर पता नहीं करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं। ये क्या हो गया मोदी साहब को, क्या इशू क्या है? और इतना चाइना पाकिस्तान का वाला क्या इशू है वो भी बताएं, उस दोस्ती से क्यों जलते हैं ये? देखिए एहतशाम, एक बात तो पहले वो खातून वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि सुब्बी साहिबा भी खातून है, मैं भी खातून हूँ। ये बड़ा चर्चा किया जाता है भारत के अंदर कि हमारे यहाँ खातून की ट्रैफिकिंग की जाती रही चाइना से, चाइना को इसलिए क्योंकि हम लोन नहीं पे कर सके। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस है कि किसने किससे शादी करनी है। यहाँ अगर कोई भी खातून ये डिसाइड करती है कि उसने चाइनीज से शादी करनी है या भारतीय से शादी करनी है। कराची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सारे भारतीयों से शादी हुई है, उनके रिश्तेदार उधर हैं। तो हम ये नहीं कहते कि क्यों बीबी, क्यों अपने मुल्क के अंदर रहो, यहाँ से बाहर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, कैसे जा रही हो, क्यों शादी। अगर वो करना चाहती थी शादी तो उन्होंने की, और उनका हक बनता था। उन्होंने शादियां करके वो वापस आई, और वापस आके उनको ओन किया गया। तो ये तो एक तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तरीके से इसको फीमेल ट्रैफिकिंग या विमेन ट्रैफिकिंग का रंग दिया जाता है, भारत के अखबारों के अंदर दिया जाता है। तो ये तो एक इनका नेशनल प्रोपोगेंडा है, इसको मैं जरा ज्यादा सीरियसली नहीं देखा करती। कुलभूषण यादव के हवाले से एक बहुत बड़ी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर हम लोगों की कामयाबी थी, वो ये थी कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनकी डेथ पेनल्टी, कुलभूषण की डेथ पेनल्टी को रुकवाया जा सके। हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि आप व्हाट यू डीम अप्रोप्रिएट, टेक यू नो एक एक दफा दोबारा इसके ऊपर नजरसानी कर लीजिए। यानी हम पे छोड़ा कि हम नजरसानी करके क्या फैसला लेना चाहते हैं। अब हम नजरसानी करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो भी हम पे छोड़ दिया। लेकिन खैर कुलभूषण यहाँ बंद है तो इसलिए वो भी काफी चुभन है। यहाँ से अभिनंदन जो है वो उनको क्रैश करके हम लोगों ने वापस भेजा, उसकी भी काफी चुभन है कि दुनिया के सामने तो सुक्की हो गई ना, इन्होंने तो 26 को क्या करना चाहा और क्या हो गया इनके साथ। तो ऑब्वियसली वो चुभन, आई अंडरस्टैंड दैट, एक मुल्क की हैसियत से, लोगों की हैसियत से उनको जो चुभन है, आई अंडरस्टैंड दैट। शायद मैं इनकी जगह पर होती तो मैं भी ऐसा ही सोचती। दूसरा इन्होंने कहा कि चाइना टेक्स ओवर द लैंड्स। अच्छा जी, चलिए ठीक है, चाइना टेक्स ओवर द लैंड। वैसे तो मैं ग्वादर, क्योंकि मैं तो खुद बलूचिस्तान की बहू हूँ, मैं तो खुद मेरा खानदान बलूचिस्तान से, तो मुझे तो अंदाजा है कि बलूचिस्तान में कौन क्या कर रहा है और कौन बराहम दाग को पैसे दे रहा है, कौन जो है वो वहां बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, कौन बीआरए को सपोर्ट कर रहा है, और असल बलोची क्या सोचता है, असल बलूचिस्तान का पख्तून क्या सोचता है। ये सारी चीजें मेरे सामने है। और मैं सिर्फ किसी बड़े शहर से तो नहीं, हम तो छोटे छोटे शहरों, छोटी छोटी जगहों पर जाके सब लोगों से बात पूछा करते हैं। तो ये सरहद पार से लोग हमारे यहाँ बलूचिस्तान के बारे में जो भी प्रोपेगेंडा कर लें, बलोची भी उसको घास नहीं डालते, सवाए इनके जो एक दो पालतू हैं बरहमदाग टाइप लोग। अगर चाइना लैंड टेक ओवर करता है और सीपेक बनाता है, तो हम लोग अपने एक सॉवरेन स्टेट है, हम एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हमें इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है सीपेक का, हमारे लोगों की तरक्की हो रही है। इसमें मुझे समझ नहीं आती कि भारतीयों को इतनी चुभन क्यों होती है, और एग्जैक्टली वाई कि अब ये लोग आजाद जम्मू और कश्मीर के ऊपर भी नजर क्यों ताने हुए हैं। क्योंकि ये जो सीपेक है ना, ये भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत चाहता था इस पूरे के पूरे रीजन का चौधरी बनना, अनफॉर्चुनेटली ना तो वो चाइना बनने दे रहा है, ना वो पाकिस्तान बनने दे रहा है। कंपैरिजन वाकई में किसी मुल्क का नहीं है, आपस में किसी भी मुल्क का नहीं है। हर मुल्क की जियोग्राफी डिफरेंट होती है, लोग डिफरेंट होते हैं, हर मुल्क की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। हमें हमारी रिक्वायरमेंट डिसाइड करने दें, आप अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड करें। हमारे तो वजीर आजम ने आते ही सबसे पहले हाथ बढ़ाया था नरेंद्र मोदी साहब की तरफ। हमारे तो वजीर आजम ने कहा था कि आइए उन पॉइंट्स पे मिलके काम करते हैं जहां हम दोनों अतराफ की पब्लिक जो है, पॉपुलेशन जो है, जिससे सफर कर रही है। और यही बात तो नरेंद्र मोदी ने भी कही थी, आइए हम गुर्बत के खिलाफ और जहालत के खिलाफ लड़ाई करते हैं। ऑनेस्टली एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दोनों अतराफ से नजर आया था, लेकिन एकदम से नरेंद्र मोदी जो वो है वो बनकर सामने आया।
कौन डिनाई कर सकता है कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने हजारों मुसलमान कत्ल नहीं किए? कौन डिनाई कर सकता है कि बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया गया नरेंद्र मोदी के सीएम होते हुए? कौन डिनाई कर सकता है कि नरेंद्र मोदी को ब्लैकलिस्ट किया गया था यूएसए की तरफ से, उसको घुसने नहीं दिया जाता था? कौन डिनाई करता है कि इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था? अब वो वजीर आजम बन गया है, तो ऑफ कोर्स वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे मालिक ने अपनी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी पॉलिसीज तब्दील कर दी हैं, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से इतना तो जो दुख और अफसोस किसी को भी होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और वहां अयोध्या का जो इशू, अयोध्या का जो इंसिडेंट हुआ, वो किसके होते हुआ? कश्मीर में जो हो रहा है वो किसके होते हुए? जिस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो कि वो हजारों मुसलमान निगल जाए और धिकार भी ना ले, तो फिर वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सीएम होते हुए ये कर सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हुए ऐसा नहीं कर सकता? उसने तो पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ आग फैला दी। जहां तक चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, वो दोस्ती जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बेसिस पे भी है, और हमें मालूम है कि अगर दुश्मनी हुई तो एक ही कंट्री है जो हम सबको सताए हुए है, पूरे रीजन को सताए हुए है। मैं सिर्फ पाकिस्तान चाइना की बात नहीं करती, मैंने पहले भी कह दिया था, एक ऐसा मुल्क जो कि भारत पे डिपेंडेंट है, नेपाल जैसा मुल्क, वो भी भारत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उनको अपनी टेरिटरीज उसने डिक्लेयर कर दिया। श्रीलंका तंग आया हुआ है इंडिया से, किस किस्म का वो धौंस धांधली जमाने की कोशिश करते हैं श्रीलंका के ऊपर। तमिल टाइगर्स की मैं बात पहले कर चुकी हूँ। बांग्लादेश बनाने की बात अभी थोड़ी देर पहले सुब्बी जी कह रही थी कि जी हम लोग किसी की जमीन पर गंदी नजर नहीं डालते और किसी भी तरह की लड़ाई को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम पे बात आ जाए तो हम डिफेंस में कुछ भी करने को कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो फिर अब बांग्लादेश की जमीन चाहे आपने अपने लिए की हो या किसी के लिए भी की हो, तो उस टाइम पे वो वाली चीज कि हम अपने काम से काम रखते हैं, वो किधर गई थी? सेकेंडली, यही बात आप अप्लाई क्यों नहीं करते कश्मीर के ऊपर कि कश्मीर के लोगों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो गांव की खातीन को की इस्मत दरी की गई है, कश्मीर के अंदर जो मैस ग्रेव्स मिली हैं, उधर क्यों नहीं ये वाला लॉजिक अप्लाई करते? उधर क्यों नहीं देखते कि फिर तो, और प्लस वो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के अंडर एक डिक्लेयर्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां क्यों 25,000 उधर के डोमिसाइल्स दे रहे हैं, उधर की सिटीजनशिप दे रहे हैं? वहां क्यों वो एक तरह से इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हिंदूज की? वहां की डेमोग्राफी को क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अगर इनको इतना ही इंसानी हुकूक का ख्याल था बांग्लादेश के अंदर, जो कि इनके सिलेबस के हिसाब से है, क्योंकि मेरे अपने बांग्लादेश बहुत सारे दोस्त हैं जो मैं बात पढ़ा करती थी, उनका मौका कुछ और था, इनका मौका भारतीयों का कुछ और होता है। तो खैर चलिए जो भी है, अगर उधर इतना इंसानी हुकूक पे ठेस उठ रही थी, तो फिर कश्मीरियों के इंसानी हुकूक के हवाले से बात करते, वहां की औरतों की इज्जत नहीं है, वहां के लोगों को जो मारा जा रहा है वो भी नहीं है, वहां के नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को हरास किया जा रहा है, वो इंसान नहीं है। इंसानियत होगी तो फिर सबके लिए उठे ना। ठीक, अच्छा सुबह खान साहबा, आप चाहें तो बिल्कुल आप रिप्लाई कीजिएगा नीका निसार साहिबा की बातों का। उससे पहले मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बिल्कुल आप अनीका की बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, एक मेरा दोस्त है राजा फैसल, आप भी राजा फैसल को जानती हैं, तो राजा फैसल का कहना है कि सुबह खान साहिबा को और निकत अब्बास साहिबा को सिर्फ इन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, मोदी बीजेपी के, सिर्फ इन्हें टिकट इस वजह से नहीं दिया गया था क्योंकि मुसलमान है, सुबह खान को और निकत अब्बास को। इसमें कितनी हकीकत है? ये मुझे हेलुसिनेशन लग रही है, मतलब इसको क्या बोलूं, दिस इज जस्ट सिंपल हेलुसिनेशन। क्योंकि आप मेरा अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं हमेशा, मेरी आप अगर मुझे फॉलो करते होंगे, मैं हमेशा राजसत्ता से ज्यादा समाज सत्ता पे फोकस करती हूँ। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी से या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से आप सिर्फ उम्मीद करें कि वो सब कुछ आपके देश में बदलाव ला देंगे, तो वो एक बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। मैं हमेशा समाज को जगाने पे काम करती हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और ये काम मैं अपने देश के लिए अपने जज्बे की वजह से करती हूँ, किसी व्यक्ति, पार्टी या संगठन के कारण नहीं करती हूँ। तो ये जो भी ये बात बोल रहा है, वो किस नजरिए से, किस चश्मे से देख रहे हैं, या मे भी शायद उधर उधर उन्होंने कहीं सुना होगा, तो ये कंप्लीटली गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा, मैं कुछ बातों का जवाब जरूर देना चाहती हूँ। अभी अनीका जी ने बोला कि हमारे पाकिस्तान में औरतें फ्री हैं शादी करने के लिए, तो जो वीडियोस मेरे पास आई थी उसमें तो कहीं से कहीं तक ना तो उनकी कंसेंट थी,
और कंसेंट औरत के लिए कितनी मायने रखती है, शायद महिला होते हुए अनिका जी भी समझ सकती हैं, रोते हुए बिलखते हुए कि हमें जबरदस्ती वहां पे सप्लाई किया जाता है। इस तरह की वीडियोस मेरे पास हैं। अनिका जी ने बोला कि एक मुसलमान होने के नाते आपको बुरा लगना चाहिए अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कुछ बुरा हो रहा है। पहली बात तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ आज तो छोड़िए, कभी इतिहास में कभी बुरा नहीं हुआ। मदीने के बाद जो पहली मस्जिद बनी है, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, इस हिंदुस्तान की जमीन पे बनी है। एक हिंदू राजा ने अपनी जमीन दान दे के बनाई है। हमारे यहाँ रामपुर है उत्तर प्रदेश में, वहां की रजा लाइब्रेरी में हजरत अली के हाथ के लिखे हुए कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट आज भी संभाल के रखी हुई है। जिस अयोध्या की बात आप कर रहे हैं, जहाँ पे अब इंशाल्लाह राम मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण होगा, उस अयोध्या में जो खुर्द काबा है, जहां से हम लोग ये मानते हैं कि कयामत उठेगी, उस अयोध्या में नूह अलैहि सलाम की दरगाह है, उनकी कब्र है, जहाँ पे पूरे सम्मान के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख सब पंथों के लोग जाके अगरबत्ती जलाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हजरत इब्राहिम शाह इब्राहिम दरगाह है उसी अयोध्या में। बाबरी मस्जिद की बात करी अनिका जी ने, आप, मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग जब आधी अधूरी, देखिए हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जब राम मंदिर के फेवर में जजमेंट आया और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वहां वो रामलला की जन्मभूमि है, वहां पे श्री राम का जन्म हुआ है, तो वहां पे उनका मंदिर बनना चाहिए, तो उनके फेवर में जब मंदिर के जजमेंट में फेवर आया तो बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए भी जमीन दी गई। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मंदिर और मस्जिद दोनों के फेवर में दिया है। और ये बात आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों के यहाँ ना तो मंदिर सेफ है। आप लोगों ने पेशावर में क्या किया, आप लोगों के, आपके बगल में बामियान में कितने बुते बामियान, कितने मंदिर विध्वंस हुए, सैकड़ों की तादाद में आपकी पूरा माइनॉरिटी हिंदूज ही खत्म हो गए आपकी कंट्री से। और तो और मस्जिद, आप इस्लाम का दुहाई देते हैं, मस्जिद कितनी सेफ है आपकी कंट्री में? हर जुमे के दिन आपकी मस्जिदों में बॉम्ब फूट रहे हैं, टेरर अटैक्स हो रहे हैं, कोई शियाज वहां पे सेफ फील नहीं करते, अहमदिया सेफ फील नहीं करते, अलग अलग फिरकों में आपने मुसलमानों को बांटा हुआ है। आपका सो कॉल्ड दोस्त चाइना मुसलमानों को के साथ क्या करता है? वहां पे बुर्का पहनना बैन है, वहां पे इमाम्स के साथ और मौलवियों के साथ और जितने भी जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको जबरन शराब पिलाई जाती है, क्लब्स में डांस कराया जाता है। इस्लाम को एक मेंटल डिजीज बोलते हैं। चाइना की जेल में 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम प्रिजनर्स हैं, और आप लोग बोलते हैं कि मुसलमान होने के नाते भारतीयों को बुरा लगना चाहिए, भारतीय मुसलमान को, जबकि भारत में मुसलमान के साथ कभी बुरा नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने बात करी अमेरिका और टिकट क्यों इंडिया नहीं की दिए गए दोस्ती की। आपको? टिकट क्यों नहीं आप, दिए जाते मुझे मुसलमानों को? टिकट, एक बीजेपी सेकेंड, के, आप, अच्छा आपने बीजेपी सुना, मैं आपको बताती हूँ, हमारे देश का बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, एपीजे कलाम, जिनको इतने ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, इतने ज्यादा सम्मानित हैं वो, एरोस्पेस साइंटिस्ट। उन्होंने ऐसे ऐसे हमारे एरोस्पेस साइंस में उनका जो योगदान है भारत में, वो मतलब पूरे विश्व में जाना जाता है। वो बीजेपी के टाइम पे ही हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हैं। हमारी कंट्री में शिक्षा मंत्री से लेके चीफ जस्टिस तक सब, और इवन बीजेपी के टाइम पे कितने मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल में मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन स्टेट्स मोदी में की दफा नहीं है। मैंने जो, अरे मोदी की दफा ही है, मैं आपको सेंट्रल फेडरल हमारे, में जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, एक सेकेंड उसमें एक आपने सेकेंड, मुसलमानों को टिकट नहीं दिए गए थे, पूरी बीजेपी की हुकूमत ने, बीजेपी ने। पूरी बात तो सुन लीजिए मेरी। आपसे किसने कहा मोदी जी के टाइम में नहीं है? मोदी जी के टाइम में तो अभी पद्मश्री कितने मुसलमानों को मिला है, ऐसे ऐसे मुसलमानों को जो बेचारे नोन भी नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में कुछ रोल प्ले किया है। एक डॉक्टर हनीफ खान शास्त्री जी को 2019 में मोदी जी के टाइम पे पद्मश्री मिला है। अनफॉर्चुनेटली वो उनका इंतकाल हो गया है। मैं उनको पर्सनली जानती थी कि उन्होंने पूरी जिंदगी एकेडमिक फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है। और एक बहुत गरीब गुरबा, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को जो चप्पल पहन के घूमते हैं लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ काम किया है। पद्मश्री सबसे ज्यादा, बीच में, एहतिशाम जी प्लीज ऐसे बीच में काट के बात नहीं होगी, लेट मी, मैं किसी को बीच में वो एक 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 डिस्कनेक्ट करके नहीं बात करती करें, हूँ, एक एक करके जी। मोदी जी के मुख्तलिफ टाइम करके पे काफी हो गया। बीजेपी की गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पद्मश्री अवार्ड मुसलमानों को, जो डिजर्विंग लोग हैं जिनको नहीं दिए जाते, उनको मिले हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हमारे पास सेंटर में भी है, और जिस स्टेट का मैंने आपको नाम लिया, यूपी का, उत्तर प्रदेश का, जिसकी पॉपुलेशन आपकी गिनती है 23 करोड़, उसमें एक बहुत अच्छे माशाल्लाह माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है, जो कि बाय द वे शिया है। तो आप, वो अपने आप को क्यों भारत में सेफ महसूस नहीं करेंगे? ना तो वो एज अ मुस्लिम पाकिस्तान जैसी कंट्री में इस तरह के लोग महफूज हैं, ना एज अ शिया इस तरह के लोग आपकी कंट्री में महफूज हैं। तो वो इसी गवर्नमेंट में, इसी कंट्री में पूरे फक्र के साथ ना ही सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हर पंथ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक, एक गलत प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम्स को प्रमोट नहीं किया जाता या मुस्लिम्स को बीजेपी में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। रही बात टिकट की, ना मैंने मांगा है
ना मैंने बीजेपी ज्वाइन करी एज ऑफ नाउ टिल डेट। तो अगर मैंने मांगा होता और मुझे नहीं मिला हुआ था तो ये क्वेश्चन भी अराइज होता। ये एक हेलुसिनेशन है, जबरदस्ती की क्रिएट की हुई बात है। दूसरा, अभी एक बात आपने बात करी कि हमें सीपैक से प्रॉब्लम है। सीपैक हमारा एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? आपको बताऊं क्या प्रॉब्लम है? सीपैक कोई आपका हवा में उड़ के नहीं आया है। सीपैक आपका चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी होके निकला है, और चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख से भी होके निकला है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी क्रॉस कर रहा है। तो जब हम सीओके और सीओएल और पीओके ले लेंगे तो आपका ये सीपैक हवा में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, पहली चीज। तो ये दर्द आप लोगों के पेट में है कि हमारे सीपैक का क्या होगा अगर इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिया और चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख ले लिया, तो हमारा तो वो ट्रेड रूट ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये बात हुई सीपैक की। दूसरी बात इमरान खान जी की, आपने बोला कि इमरान खान जी ने रिक्वेस्ट करा मोदी जी को कि बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। अरे सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया गया, क्या वो आए? हमारे वाजपेयी जी बस से आपके पाकिस्तान गए, आप लोगों ने कारगिल वॉल कर दी। मुशर्रफ जी पीस मीटिंग करने के लिए यहाँ पे आए, फौरन उसके जस्ट फौरन बाद आपने जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में अनिका, आपको आवाज आ रही है? सुबह से एक सेकंड रुकिएगा। अनिका, आपको आवाज आ रही है? अनिका, आवाज आ रही है आपको? अभी आपको आवाज आ रही है? सुब्बी साहिबा की आवाज बहुत कट रही है। उस सिग्नल के में भी इशू होगा। बात खत्म करते हैं तो मैं आगे दोबारा सवाल करता हूँ आपसे, तो जवाब दीजिएगा। सुबह साहिबा आगे चलें। जी जी जी, मैं अपनी बात खत्म कर रही थी कि अनीका जी ने दोस्ती की, अनीका जी ने दोस्ती की बात करी। मैंने बोला आपके इमरान खान जी को जब सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है वो आते नहीं है, गायब हो जाते हैं, किसी और को भेज देते हैं। हमारे वाजपेयी जी जो बहुत अच्छे, हमारे बहुत सम्मानित प्राइम मिनिस्टर, बस से पाकिस्तान गए थे, तब आप लोगों ने कारगिल वॉल कर दी थी जब पीस टॉक्स के लिए वो गए थे। आपके मुशर्रफ जी पीस के बहाने हिंदुस्तान में आते हैं, उसके जस्ट फौरन बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में बॉम्ब अटैक कर देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साउथ एशियन कंट्रीज की पीस मीटिंग्स की बात करते हैं, आप लोग यूरी अटैक कर देते हैं, पठानकोट अटैक कर देते हैं, कभी आप पार्लियामेंट में अटैक कर देते हैं। तो पीस टॉक्स उनके साथ करी जाती है जो लोग पीस में एक्चुअली बिलीव भी करते हो। तो एक लास्ट में बात कंक्लूड करना चाहती हूँ एहतेशाम जी, कि अनीका जी ने बोला, आप देखिए आपकी कंट्री में कितनी ज्यादा अफवाहें उड़ती हैं। अनीका जी ने बोला कि मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। मोदी जी चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? बाबरी मस्जिद कहाँ पे? आप क्या एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद राम मंदिर का इशू अयोध्या का है जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोदी जी कभी जिंदगी में नहीं रहे, तो आप जो है अयोध्या को और बाबरी मस्जिद को मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए, मैं भी समझती हूँ कि दूसरे की कंट्री का इतना नहीं पता होता है, लेकिन इतना गलत भी नहीं बोला जाता है। अनीका जी ने बोला बलूचिस्तान की सिचुएशन उन्हें पता है। मैं आपको एक बात और बताती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कितने बलूच भाइयों के मेरे पास ईमेल्स आते हैं विद डिटेल्स, विद ग्राफिक डिटेल्स, उनके साथ बलूचिस्तान में क्या होता है। वो आपको बलूचिस्तान से नहीं, वो आपको स्विट्जरलैंड से आते होंगे। बलूचिस्तान से आते हैं मेरे पास, बलूच भाई बहनों के आते हैं कि उनके साथ कितनी ज्यादा प्रताड़ना होती है, कितना दुखी है वो, और उनके वर्ड्स यही होते हैं कि ये देखिए मुसलमान होते हुए हम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अनिका, आप रिप्लाई कीजिएगा, और बल्कि उससे पहले मैं आपसे पूछता चलूं। अनिका, आप बताएं, आपने नीमू में इनके प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, वहां पे हॉस्पिटल का विजिट किया, जिस पता नहीं, मैंने तो कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं देखा था जिसमें प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं, बैठे उनके सोल्जर्स इस तरह जैसे वो योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये किस किस्म का हॉस्पिटल था? और अगर वो सोल्जर्स जख्मी थे, इंजर्ड थे, तो वो इतने सुकून से घुटनों बैठ के, चौकड़ी मार के हम कहते हैं, योगा कैसे कर रहे थे? और वो स्पीच टीवी के लिए कर रहे थे या उनसे बात कर रहे थे मोदी साहब उन सोल्जर से? आप थोड़ा बताएं, फिर सुबह साहिबा से जवाब भी ले लेंगे। एहतशाम, मुझे बहुत सारी सुब्बी साहिबा की बातें सुनाई नहीं दी गई, लेकिन जहां जहां तक मुझे समझ आई है मैं कोशिश करूंगी मैं उसका रिप्लाई करूं। अयोध्या की और नरेंद्र मोदी साहब के कत्लेआम की चीफ मिनिस्टर के होते हुए ये दो अलग बातें थी। शायद सुब्बी साहिबा ने इनको कंप्लीटली मर्ज कर दिया। मैं गिनवा रही हूँ कि आपके यहाँ कितने ज्यादा मुसलमानों के साथ बुरे वाकयात होते रहे, उनके साथ कितनी ज्यादतियां होती रही, कितनी दफा कत्ल होता रहा। ये हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर नरेंद्र मोदी को ब्लैकलिस्ट किया गया था यूएसए के अंदर। ये ना आपकी कही हुई बात है ना मेरी कही हुई बात है, इट्स अ फैक्ट। एंड इफ यू वांट टू डिनाई द फैक्ट, बी माय गेस्ट, उसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बात हो रही थी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मैं कहती हूँ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। जिस जगह के लोग उस मुल्क के साथ रहना नहीं चाहते,
जिस जगह के लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक तैयार है भारत से जंग करने को, जिस जगह के लोग आए रोज अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जिस जगह की औरतें अपने बच्चों को ये समझाती हैं कि हमने आजादी लेनी है, जिस जगह की औरतों को इनको जेलों में डालना पड़े, जिस जगह में अली गिलानी साहब के बुजुर्ग को इनको जेलों में डालना पड़े, यासीन मलिक साहब जैसे शख्सियत जो कि बहुत ही अलील हैं, उनको इनको तिहाड़ जेल जैसी जगह पर डालना पड़े, ऐसी जगह पर जहां हर 9 कश्मीरियों के लिए एक फौजी चाहिए होना एहतशाम, वो जगह कभी भी इनके अंडर नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये दोस्तांतली से करना चाहते हैं या ये वो हॉलोकॉस्ट 21st सेंचुरी हॉलोकॉस्ट करना चाहते हैं तो बी माई गेस्ट करिए, और उसके बाद फिर उसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। यार बार बार कहते हैं, बार बार भारत की तरफ से बातें आती है कि हम जो है आजाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेकर रहेंगे, तो करिए ना कोशिश, हम तो इंतजार में, हम तो यहाँ तैयारी बैठे। एक और बात इनके मीडिया ने बड़ी अफवाहें उड़ाई पिछले दिनों के हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आकर चीनी तकरीबन 20,000 से ज्यादा फौजी बैठे हुए हैं। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इधर से इधर चीजों, वहां के लोग इतने टेक सेवी हैं कि वो फॉरेन वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। इनके कश्मीर के अंदर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है उस तरह नहीं होता कि हम इंटरनेट बंद कर दें और उनको लॉकडाउन कर दें और अगस्त 5 से लेकर आज तक उनका आमदोरफ्त को भी ये उसके तसलसल को भी काट के रखे। हमारे यहाँ आजाद जम्मू और कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में लोग बड़े आराम से आते भी हैं और बड़े आराम से जाते भी हैं। वहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, फौरी तौर पर अपलोड भी कर दिया जाता है। इसके अलावा आपने बात की लद्दाख की और वहां जो सोल्जर्स को विजिट किया। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब को फोटो ऑप्स का बहुत शौक, और अगर किसी शख्स को वो व्हेन स्मॉल मैन गेट बिगर ऑफिसेस स्टिल एक्ट लाइक स्मॉल मैन, अपने नाम के कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी पहनना, अपने आप को बहुत ज्यादा शान से शो कराना कि जैसे वो बहुत बड़ी कोई हस्ती है और दुनिया के अंदर उनका बड़ा किरदार है, ऐसे शो कराने की नरेंद्र मोदी साहब को शौक है। ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे, करें पूरे शौक, इसके अलावा तो वो और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए कुछ कर नहीं सके। पावर्टी कम नहीं हुई, तालीमी निजाम बेहतर नहीं हुआ, रफाइल तैयारों के अंदर उनका सारा का सारा खुलकर स्कैंडल सामने आ गया, तो करें वो आप अपने शौक पूरे करते रहे। लेकिन जहां तक बात आती है ना कि नरेंद्र मोदी साहब ने विजिट किया या नहीं किया, तो मैंने आज तक ऐसा अस्पताल नहीं देखा एहतशाम। हमारे यहाँ बहुत वीआईपी अस्पताल भी हैं जो कि एक स्वीट जैसे या एक पेंट हाउस जैसे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर, और बहुत खस्ता हाल अस्पताल भी है। मैंने खस्ता हाल से लेकर एलीट अस्पताल तक कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं देखा जहां अस्पताल के बिस्तर के साथ कहीं अद्वियात के लिए कोई एक मेज भी ना हो, जहां जो हॉस्पिटल का वार्ड है वहां स्टेज हो और साथ ही साथ वहां मौजूद प्रोजेक्टर हो दूसरी डायरेक्शन में। चलिए, अगर आप कहते हैं कि हमने तो पेशेंट्स की एंटरटेनमेंट के लिए प्रोजेक्टर भी लगाया हुआ है, तो उनके देखने की डायरेक्शन में प्रोजेक्टर लगाओ ना। मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी, कोई अस्पताल ऐसा नहीं देखा जहां कोई एक मरीज भी बेचारा बिस्तर पे ना पड़ा हो, सारे चाको चौबंद बैठे हो कि जैसे फोटो ऑप्स हो रहा है। ये फोटो ऑप्स हमारे यहाँ भी बहुत सारे सियासतदान करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम जब हमारे यहाँ कोई गलत करता है ना तो हम उसे पॉइंट आउट करते हैं। वहां भारत के अंदर अब एनवायरमेंट इतना ज्यादा घुटन वाला हो गया है कि अगर स्पेशली कोई मुसलमान या दलित या क्रिश्चियन या किसी और मजहब का कोई शख्स अगर उसको पॉइंट आउट करेंगे ना, तो सबसे पहले तो वो गद्दारी का फतवा देंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे अपने बहुत सारे जानने वाले भारत के अंदर वो अक्सर औकात इस तरह की बातें फेस करते रहते हैं और वहां की असलियत हमारे सामने आती रहती है। दूसरी बात रही बलूचिस्तान की, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बलूचिस्तान की बहू हूं मैं, और बड़े फखरिया तौर पर बलूचिस्तान की बहू, और मैं बड़े खुले डुल्ले तरीके से पूरे बलूचिस्तान में घूमती हूँ, गवादर से लेकर ऊपर तक। खुजदार की बात कर लीजिए आप, सिब्बी की बात कर लीजिए आप, क्वेटा की बात कर लीजिए आप, इन तमाम इलाकों के अंदर मेरा घूमना फिरना होता है और मैं बड़े आराम से धड़ल्ले से घूमती हूँ। अगर कोई ऐसी चीज हो और वो छुप जाए किसी नजर से, ऐसा पॉसिबल है एक ऐसे दौर के अंदर जहां वहां ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जहां वहां इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो ये बलोचिस्तानी भाई बहनों की बातें करते हैं ना, जो इनको सारे के सारे इमेजेस भेजते हैं,
वो इनके इंडिया के अपने बनाए हुए अकाउंट से, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 250 के करीब वेबसाइट्स और प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो इनकी पकड़ी जा चुकी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नहीं। बहुत सारे बलोची ऐसे भी हैं जो मुझे भी फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर और गालियां देते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि कभी पाकिस्तान की प्रोनाउंसिएशन में इस्तेमाल किए ही नहीं जाते। यानी जे को जे बोलना ये हमारे यहाँ नहीं कहा जाता। तो बलोची बनने से पहले वो कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। मैं तो कहती हूँ वो जो बलोची अकाउंट्स बना ही रहे होते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया करें। दूसरा, पठानकोट, उड़ी, इन तमाम इंसिडेंट्स की बात आई, हमारे यहाँ ये हुआ करता है कि जब कोई इंसिडेंट होता है और जहां उसके ताने बाने मिल रहे हों उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके नाम लगाया जाता है। वहां नरेंद्र मोदी साहब को छींक आ जाए तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे धर दिया जाता है और ये बात हमेशा से है। तो हम तो भारत की इस बात के इतने आदी हो गए हैं कि वहां अगर कोई छोटे से छोटा बच्चा दिवाली वाले दिन पटाखा भी फोड़ दे और उसका भी स्केयर हो जाए ना, तो हम लोग यही कहा करते हैं इसका नाम भी पाकिस्तान पे आ जाएगा। तो एक मजाक बन गया है भारत के हवाले से। तो उड़ी और पठानकोट दोनों ही वाकयात के अंदर पाकिस्तान ने ऑल आउट सपोर्ट की थी और ये भी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी भी किस्म की अगर हेल्प की जरूरत है उन तमाम चीजों में हम आपके साथ मौजूद हैं। बल्कि हमारी टीम्स भी उधर गई थी जिनको उन इलाकों का जहां वाकयात हुए थे उन इलाकों का दौरा भी नहीं करने दिया गया था। इनके जो पठानकोट वाला वाकया है उधर जो धमाका खेज मवाद है वो किधर से आया था? क्या कंस्ट्रक्शन साइट्स आपस में आसपास थी? उधर से नहीं आया था। क्या वो शख्स के आपने खानदान को टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया था इंडियन आर्मी ने, जिसकी रिटेलिएशन के अंदर वो शख्स उठा था? अगर इंडिजिनस मूवमेंट्स चल रही होती हैं और उसको आप पाकिस्तान के ऊपर लगा दें तो आपकी मर्जी है। हमारा बाल भी बीका नहीं होता है इस बात से कि आप हर चीज को पाकिस्तान के ऊपर लगा दे, धर दीजिए। लेकिन हम तो फिर भी आपको हमेशा ही पीस की ऑफर करेंगे क्योंकि हम लोग ना तो एक ऐसी कौम से हैं जिसका वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो जो कि जाना माना डिक्लेयर्ड ब्लैक लिस्टेड शख्स हो यूएस के अंदर, ना ही हम एक ऐसे मुल्क से हैं जो कि टेररिज्म से लड़ना नहीं जानती। चाहे आप जितनी मर्जी इन्फिल्ट्रेशन करा दीजिए बलूचिस्तान के थ्रू या बलूचिस्तान के बॉर्डर के जरिए, क्योंकि हमें पता है वो कितना पोरस बॉर्डर है। चाहे आप जितना मर्जी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तान के अटैक करा लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अटैक कर लीजिए, हमें मालूम है कि इसके ताने बाने किधर से मिलते हैं। लेकिन हम एक ऐसी कौम है कि हम टेररिज्म से लड़ने को तैयार हैं। आपकी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के किसी और के शोल्डर्स पे नहीं डाल देते। हमें मालूम है कि अपने मुल्क को सेफ कैसे रखना है और हमें ये भी मालूम है कि इसके पीछे कौन है और हम पकड़ के दुनिया को दिखा भी चुके हैं। आप बता दीजिए कि आप जो है अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। आप हमारे मुल्क की फिक्र छोड़ दें, आप आजाद जम्मू और कश्मीर की फिक्र भी छोड़ दें, उसको कश्मीरियों पे छोड़ दें। जब आप कश्मीरियों को कश्मीरियों के हाल पे आपकी ऑटोमेटिकली असलियत सामने आ जाएगी कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं और किसके साथ। आसिया अंद्राबी, एक खातून को जेल में रखने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान का परचम हिलाती है, लहराती है कश्मीर के अंदर। क्यों आप कश्मीर के अंदर जब भी पाकिस्तान के झंडे दुकानों के शटर के ऊपर नमूदार होते हैं तो क्यों उसको स्प्रे पेंट से खत्म करते हैं? जरा आजादी दे उनको, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो किस तरफ रहना चाहते हैं। जरा ये 9 कश्मीरियों के ऊपर एक फौजियों की जम्मे खफीर है फौज का, उसको हटाइए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो किस तरफ